हम पर है नोट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको भी टाइम नहीं मिलता, तो हम रिसोर्सेस नहीं बढ़ानी चाहिए कि हमें मॉक टेस्ट देने ही है। अगर आपकी पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है, तो भी देनी है। नहीं, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब करते जाना है एक दिन और मेन ट्रिक्स बनाते जाना है। तो एआईपीजीटी निकालनी है, मुझे गवर्नमेंट की ही सीट चाहिए, मुझे क्लिनिकल की ही सीट चाहिए, अपने माइंड को बता दो। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है AIAPGET की ऑल इंडिया रैंकर 15 डॉक्टर पद्मजा पवार। इन्होंने अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज पुणे से अपना बीएमएस इसी साल पूरा किया है और AIAPGET में ऑल इंडिया रैंक 15 लाकर बीएचयू में स्त्री रोग की सीट हासिल की है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पद्मजा। थैंक यू डॉक्टर अदिति। सो डॉक्टर पद्मजा, आपने अपने AIPGET की जर्नी कब शुरू की थी और क्या की स्ट्रेटेजीज रखी? एक्चुअली मेरी जर्नी तो बहुत देर से शुरू हुई थी। इट्स टू लेट दैट आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन अक्टूबर 2022। जैसे कि आपको जानते हैं सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का सिलेबस होता है। तो आई थिंक कि ये जर्नी तो फर्स्ट ईयर से ही शुरू होनी चाहिए, लेकिन इन माय केस आई हैव स्टार्टेड इट टू लेट। बट फिर मैंने स्ट्रैटेजी तो यही रखी कि अभी मैंने देर से शुरू की है, क्लास तो मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया है, तो मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं करते, सिर्फ हर जैसे करते हैं वैसे करते जाती हूँ कि सर का सिलेबस आया तो वही डिवाइड करने का और वही से शुरू करने का, यही थी मेरी स्ट्रेटेजी। ओके। जैसे AIPGT का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, तो आपने प्रिपरेशन के वक्त ऐसी क्या अप्रोच रखी थी कि पूरा सिलेबस इफेक्टिवली कवर हो जाए? सिलेबस तो मैंने पहले ही देख लिया कि मैंने अभी जैसे मैंने सोचा कि अभी मुझे करना ही है, तो मैंने पहले सिलेबस देखा जो कि इतना बहुत वास्ट है। खुद वो देखते ही मुझे टेंशन होने लगी कि भाई मैं इतना कवर कैसे कर पाऊंगी, हो पाएगा कि नहीं। तो फिर सर के मैसेज तो ग्रुप पे रहते थे कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका बैकलॉग नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरा तो सभी बैकलॉग है तो शुरू करते हैं। तो पहले सिलेबस जैसे आता टेस्ट का वही फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले मैं उसको डिवाइड कर देती, संहिता संहिता में पहले चरक लेती थी, फिर सुश्रुत लेती थी, फिर अष्टांग हृदय। ऐसे मैंने डिवाइड करके रखती थी सिलेबस को। साथ में सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट थे ही, तो सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकालना जरूरी था, तो मैं सब्जेक्ट को भी उसके अकॉर्डिंग से डिवाइड करके रखती थी। ओके। अच्छा डॉक्टर पद्मजा, जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए? मतलब कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें या संहिता से शुरू करें, क्या करना चाहिए? एक्चुअली मैंने तो चरक से शुरुआत की थी क्योंकि मुझे लगा था कि चरक से मैंने जब देखा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे लगा कि संहिता से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने शुरू में संहिता कवर करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने चरक चिकित्सा का सर ने शुरू किया था, वो न्यू लग रहा था सबके सिलेबस में, तो मैंने चरक चिकित्सा का शुरू किया। जैसे ही मैंने ऑडियो सुनना शुरू कर दिया ना, तो मैं सोच रही थी कि सर तो सब एक्स्ट्रा पॉइंट ही बताते हैं, संहिता तो कवर कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत हो रहे हैं। तो मुझे टेंशन आने लगी कि नहीं, मैं संहिता कवर कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन थोड़े दिन जैसे जैसे गुजरते गए तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने संहिता के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स शुरू कर दिया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट में ही बहुत ज्यादा सब्जेक्ट कवर हो जाते थे। जैसे कि सर शारंगधर का बता रहे थे ऑडियो में, गहरन संहिता का बता रहे थे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने संहिता से शुरू कर दिया। पहले चरक चिकित्सा ली, फिर सुश्रुत शारीर किया और ऐसे शुरू कर दिया। ओके। अच्छा, संहिता के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स उन्हें कितना टाइम देना चाहिए? अ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो एमआरआई है ही अपने पास, एमआरआई में तो कवर हो जाता है, लेकिन शारंगधर है, मतलब वो लघुत्रय में आ जाता है, लेकिन शारंगधर के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ता है। कश्यप है, कश्यप से भी नोट्स सर के काफी होते हैं, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। ज्यादातर मुझे लगता था कि मैं 1-2 घंटा तो रख देती थी साइड में, क्योंकि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। रस का तो मुझे बहुत पहले कुछ समझ नहीं आता था, जैसे जैसे मैं ऑडियो सुनती गई वैसे वैसे मेरा रस का क्लियर हो गया। तो रस के लिए भी दिन में 1 घंटा रखती थी ही मैं। रस के लिए, द्रव्य के लिए भी 1-8 घंटा तो रखना ही पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल देती थी मैं, और उसका 1-2 घंटा सब्जेक्ट के लिए रखना ही पड़ता था। डॉक्टर पद्मजा, जो अपने वोलेटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि द्रव्य गुण रसायन शास्त्र बहुत वोलेटाइल होते हैं, तो इसे पढ़ने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजीज रखनी चाहिए? वो दोनों भी बहुत ज्यादा डेंजर सब्जेक्ट है, तो पहले हमें ये सोच के रखना है कि दिन का एक एक घंटा तो दोनों सब्जेक्ट में मिलके 1 घंटा तो देना ही देना है। रसायनशास्त्र के लिए तो सर के ऑडियो है ही, लेकिन सर के ऑडियो
के साथ साथ हमें नोट्स भी देखने हैं। और नोट्स देख के हम लोग, सर बताते हैं ऑडियो की ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस कवर करने के लिए रखा है, तो हम उतने उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं कि नहीं आते वहां से। तो हमें अपने अपने चार्ट्स बनाने हैं। मतलब आप महारस का ले लीजिए, तो महारस का नाम, उसका लैटिन नेम है क्या, तो फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब बता, अपना डायमंड है, डायमंड मतलब हीरा वज्र, उसके पर्याय नाम क्या है, जो कुछ कौन से पूछे हैं बार बार, कौन से पूछने की पॉसिबिलिटी है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाने से पता चल जाता है कि नहीं, ये इस पे ऐसा क्वेश्चन आता है, उसका पर्याय नाम पूछा गया है, उसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये हमें चार्ट के फॉर्मेट में लिख देना है। वज्र मतलब हीरक हो गया, मतलब अब महारस का हो गया, उपरस का भी वैसा ही करना है, साधारण रस का, उसकी ट्रिक्स बनाते जाने हैं हमें। मतलब कभी कभी तो ये पता नहीं चलता कि अरे ये महारस से है या उपरस से, इतना कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। तो हमें क्या करना है उस समय, हमें एक उसके विजुअल मेमोरी होती है अपनी, उसके लिए हम उसके इमेज देखने चाहिए कि ये वो अभ्रक का लिया, अभ्रक कैसा दिखता है, वो ब्लैक कलर का शाइनी होता है, फिर शिलाजीत भी वैसा होता है। तो अपने माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है वो क्या है। तो हम अभ्रक अभ्रक का इमेज सामने रखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा याद रहता है कि हाँ, ये अभ्रक ब्लैक था, उसका फॉर्मूला ये था, उसका शोधन के लिए हमने, मतलब इमेजिन करना है, अब हमें उसको गर्म करना है, फिर उसको दूध में डालना है, ये उसका शोधन हो गया, उसका मारन क्या था, ऐसे इमेजिन करके रखना है। विजुअल मेमोरी में अपने जितना याद रखेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे लगता है विजुअल मेमोरी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर रसशास्त्र। एंड द्रव्य का बोले तो द्रव्य का लैटिन नेम इतना हार्ड होता है कि वो तो हम उसको पूरा फोड़ फोड़ के याद रखते थे। मतलब नहीं पढ़ना नहीं आ रहा है ना, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख देते थे, दो तीन लेटर्स, दो तीन शब्द में कन्वर्ट कर देते उसको, और फिर याद रखते थे। द्रव्य का नेम तो खुद से कभी मत करे, ग्रुप में ही डिस्कशन करते। द्रव्य लैटिन नेम्स होते हैं, इंग्लिश नेम वैसे इजी होते हैं, लेकिन वो लैटिन नेम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फैमिली, उसको उसके लिए ट्रिक्स बनाओ फैमिली के। उसका रसवई विपाक ये तो नहीं पूछते अभी, तो उस पे ज्यादा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लैटिन नेम्स वगैरह तो पूछते हैं। अभी हमारा लक अच्छा था तो हमें एक ही फैमिली पे क्वेश्चन आया था, वो बहुत ज्यादा लकी थी तुम मैं उसके बारे में, और वो भी सर ने कितने ऑडियो में बता दिया था कि भला तक के फैमिली ये है वो है, और उसके एक ऑप्शन मैच हो गया तो भी चल गया। लेकिन इतना रिस्क नहीं ले सकते हम द्रव्य के लिए, द्रव्य को करना ही है। और जो मिश्रक गण वगैरह होते हैं वो तो हमें करना ही करना है। अभाव प्रतिनिधि द्रव्य है द्रव्य के, वो मतलब टॉपिक इजी इजी है, हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं मैंने एक बार पढ़ लिया है तो मुझे याद रह गए, लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें वो बार बार रिवाइज करना होता है कि अभी मैंने आज पढ़ लिए हैं तो कल नहीं पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी तो मुझे सब याद आ जाएंगे। 2-3 दिन का गैप लेना है और फिर से पढ़ना है, फिर आपको 80% तक के याद आ जाएंगे। फिर आप एक हफ्ते बाद पढ़ोगे तो थोड़ा और कम याद आ जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी वोलेटाइल है और आपको कितना टाइम देना है। तो 2 दिन के बाद ही हमें सब रिवाइज करना है। एक दिन अभाव प्रतिनिधि करना है, एक दिन हमें पर्यायी नाम का रिवाइज करना है, एक दिन लैटिन नेम रिवाइज करना है। मतलब द्रव्य को कभी छोड़ना नहीं है। हमारे मिश्रक गण तो हमें मिश्रक गण से 3-4 क्वेश्चन आए थे, मतलब नहीं छोड़ना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है द्रव्य का, और रस का भी नहीं छोड़ना है, तो सब करते जाना है एक दिन। और मेन ट्रिक्स बनाते जाना है। ट्रिक्स तो हम फ्रेंड के साथ ही अच्छे से बना सकते हैं, इसलिए डिस्कशन में जितना हो सके ना उतना कवर कर सके। और सर के ऑडियो तो है ही, मिश्रक गण पे ही है, सर ने उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक इतनी फनी होती है कि वो याद रह जाती है लेकिन बाद में नहीं याद आती, इसलिए वो ट्रिक भी रिवाइज करनी है आपको। बस इतना ही कहूंगी। ओके। अच्छा, ये फोर्थ ईयर या इंटर्नशिप के साथ में अपना जो AIPHD का प्रिपरेशन है वो कैसे करना चाहिए? फोर्थ ईयर में ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ ईयर में तो सब्जेक्ट हमें होता है कि शल्य चिकित्सा, शल्य तंत्र होता है, ENT होता है, ऑप्थल्म होता है, शालाक्य और शल्य। इसमें से आपको सुश्रुत का पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो वो सुश्रुत की टेंशन होती है ना, तो वो आपको प्रिपेरिंग फेज में नहीं रहेगी, इसलिए फोर्थ ईयर में ही आपको शुरू करना चाहिए कि संहिता से पढ़े, संहिता को ही प्रेफरेंस दे। बाकी बुक्स का रेफर ले सकते हो आप मार्क्स लाने के लिए, फोर्थ ईयर पास करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप संहिता से प्रॉपर पढ़ोगे तो एग्जाम में तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको AIPG के लिए भी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो फोर्थ ईयर में ही शल्य चाणक्य का प्रिपरेशन चालू करना चाहिए। और बाकी सब्जेक्ट्स का तो बोल दिया, तो काय चिकित्सा में भी हमारा चरक का पार्ट कवर होता है, क्योंकि थोड़ा फार अष्टांग से भी चिकित्सा लिए होता है, सुश्रुत की भी 1-2 पॉइंट्स ऐड किए होते हैं। तो फोर्थ ईयर में भी
मतलब आप रेगुलर पढ़ाई करते हो वैसे ही करो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करते जाने चाहिए। ओके, ये जो पूरा जो एआईपीएचडी का जो पूरा सिलेबस है, उस फुल सिलेबस में ग्रिप बनाने के लिए कितना टाइम लगता ग्रिप बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी लेट शुरू किया था अक्टूबर में। उसमें बाद थोड़े हेल्थ इश्यूज भी थे, तो उसके बाद मैं कॉलेज में शुरू हो गया। कॉलेज मेरा इंटर्नशिप कॉलेज की लास्ट में थी और आरएचपीएचसी की फर्स्ट में थी, और मैंने तो दोनों वर्किंग लिया था आरएचपीएचसी। तो उस टाइम में तो मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि लोनी कालबोर पुणे की सबसे बहुत वर्किंग पीएचसी थी, और वहां पे बहुत ज्यादा काम रहता था। इतना हेक्टिक होता था कि पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, और फिर उसमें भी मुझे डेंगू हो गया, तो वहां पे पढ़ नहीं पाई। लेकिन बाद में जब मैंने शुरू कर दिया, कॉलेज में आने पर बहुत ज्यादा कंपटीशन दिख रहा था कि नहीं भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, अब हमें भी पढ़ना चाहिए, तो मैंने वहां से शुरू कर दिया पढ़ने के। और फिर एक शायद मई अप्रैल अप्रैल में आया था कि मैंने सिलेबस कवर करते करते सब कवर किया, ऐसा मुझे लग रहा था। नहीं भैया, अब मेरे संहिता कवर हो चुके हैं, एक दो बार तो पढ़ के हो चुका है, रिवीजन करके करने पर अब हो जाएगा। तो मुझे अप्रैल तक आ गया था, मॉक टेस्ट ने डिक्लेयर किया था, तब मेरे तो संहिता 80% कवर थे। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके कवर कर दिया। ओके, यानी कि अंदाजन आपको 6 महीने लगे थे फुल सिलेबस में ग्रिप लाने की। हाँ, 6 महीने तो लगे थे। अ, अच्छा, और एक चीज होता है कि काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग काफी सारे रिसोर्सेस यूज करते हैं अलग अलग जगह से, तो इस पे अभी क्या राय है कि हमें रिसोर्सेस कैसे यूज करने चाहिए? रिसोर्सेज तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे अभी बहुत सारे पेज है जहाँ पे हमें इसे लगता है कि अरे नहीं नहीं ये बेस्ट पेज है, ये हमें फॉलो करना चाहिए, वहां से ट्रिक लेनी चाहिए, यहाँ से ट्रिक लेनी चाहिए। यूट्यूब पे ये चैनल फॉलो करना चाहिए, वो चैनल फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी सोच में देखा तो जाए, तो मैंने ऐसे कोई चैनल को फॉलो नहीं किया था, कोई इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया था, और मुझे पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ होता है। मुझे अंत में पता चल गया कि अरे ऐसा कोई पेज है, यहाँ पे ट्रिक्स बताए जाते हैं। लेकिन मैंने जब वो देखा तो मुझे अलग से टेंशन होने लगी कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ तो अलग है, कल अलग है। मुझे एक टेंशन आने लगी कि नहीं यार, मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं आएगा। पारेख को भी मैंने लास्ट में पढ़ना शुरू कर दिया था, तो जब मैंने पारेख को पढ़ना शुरू कर दिया तो मुझे एक पॉइंट मतलब ऐसे लगा कि नहीं यार, ये तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट में सब कवर हो गया है। हमारे एमआरआई में है, इम्पोर्टेंट नोट्स में है, मिक्स में भी यही है, तो अलग से नहीं पढ़ना चाहिए। पारक मतलब पढ़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब अगर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। मैंने हाथ भी नहीं लगाया था कि पारक के फर्स्ट टू 80 पेज है, मतलब वो नहीं पढ़े थे मैंने। फिर मतलब वो मेरे कैसे कवर हो गए, तो वो हमारे मिक्स नोट्स में कवर हो चुके थे बहुत ज्यादा पॉइंट। तो कंपेरेटिव स्टडी है पारेख का, जो हमने ऑलरेडी मिक्स नोट्स में किया है। कंपेरेटिव स्टडी रैंडम नोट्स में भी हम कंपेरेटिवली पढ़ते हैं, सुरत का होता है, सुश्रुत का। तो अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है इसको। हम पर हमारे नोट्स ही बहुत ज्यादा होते हैं, उसको भी टाइम नहीं मिलता, तो हम रिसोर्सेस नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे विजुअल मेमोरी में हमें याद रहता है कि अरे नहीं, मैंने ये पॉइंट ना नोट्स के उस पेज पे ऊपर में देखा था, नीचे के कोने में था ये पॉइंट। तो ये हमें याद रहता है कि हमने कहाँ पढ़ा था। लेकिन हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज करते हैं ना, तो हमें याद नहीं रहता कि यार हमने कहाँ से तो पढ़ा पढ़ा था मैंने, लेकिन कहाँ से पढ़ा था ये याद नहीं रहता। फिर उससे हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि ये ऑप्शन ही हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है। मतलब कंफ्यूजन बढ़ाने के काम करते हैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड रखो। मतलब संहिता से पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर संहिता से पढ़ो, नोट से पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर नोट से ही पढ़ो। एक टॉपिक एक ही जगह से कवर करो, एक से एक। मतलब मैं अजित पटेल सर को ही फॉलो कर देती, तो मैंने बाकी क्लास के बारे में नोट्स के लिया ही नहीं। मेरे फ्रेंड्स के पास बहुत ज्यादा नोट्स थे कि वो वहाँ का क्लास का नोट्स लाया है, उसने यहाँ का क्लास के नोट्स है, चलो जेरोक्स करवाते हैं। लेकिन ये करने से टेंशन बढ़ती है। वो ऐसे मत करो कि हमें पढ़ना है ना तो एक ही पैटर्न को फॉलो करते जाओ, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उस वक्त जो पेपर सॉल्व करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए? पेपर सॉल्व करने का तो एग्जाम हॉल में जाकर नहीं सोच सकते कि भाई मुझे ऐसा पेपर सॉल्व करना है, नहीं मुझे ऐसा। वो तो अपने मॉक टेस्ट देखते ही पता चलना चाहिए कि मतलब क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजी रखनी है, वो अब आपको पहले ही पता करनी चाहिए। आपको एग्जाम हॉल में टाइम रहता है 9 से 11 बजे तक, तो आपको उसी टाइम में पेपर सॉल्व करने की आदत रखनी चाहिए कि 9 बजे मुझे पेपर सॉल्व करना शुरू करना है, 11 बजे मुझे खत्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके माइंड को ये आदत लगनी चाहिए कि
2 घंटे में आपका पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। 120 क्वेश्चन है। फिर आप में एक राउंड करो, 2 राउंड करो, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने राउंड करना चाहोगे। मैंने एक राउंड पूरा किया था, उसमें से मेरे 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। और फिर मैंने 15-20 क्वेश्चन ऐसे रखे थे कि नहीं, मुझे कंफ्यूज हूँ, ए ऑप्शन लग रहा है, बी ऑप्शन लग रहा है, सी लग रहा है, तो मैंने वो बाद में सॉल्व करना चाहा। फिर मेरे पास जब आधा पौन घंटा बचा था, तो मैंने फिर से वो क्वेश्चन पे जाके चेक करना शुरू कर दिया कि नहीं। फिर लॉजिक लगाया। वो लॉजिक कैसे डेवलप हो गया था कि मैंने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, तो वो लॉजिक से मुझे लग रहा था कि ये ऑप्शन है, भी ऑप्शन है, ऐसा करके वो मेरा मैंने सॉल्व कर दिया और ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन बराबर आ गए। तो फिर मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। एग्जाम में हॉल में जाके नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको अभी सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है। ये आपको पहले ही पता चलना चाहिए, क्वेश्चन देख के ही पता चलना चाहिए कि नहीं, मुझे ये आता है, कॉन्फिडेंटली आता है। इतना आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए। और अगर ये कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लगनी चाहिए। और अपने आयुर्वेद ऐप पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है ही, ऐसे कि मुझे लगा था कि मुझे मेरे पहचान वाले सिर्फ 20-30 क्वेश्चन हो गए और बाकी 100 क्वेश्चन तो मुझे नए ही लिखेंगे। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि भाई, ये तो अपने सरप्राइज टेस्ट के क्वेश्चन उठा के लाए हैं। इतने इजी क्वेश्चन लग रहे थे मुझे, मतलब मैं शॉक हो रह गई थी कि भाई, मुझे ही इतना इजी जा रहा है कि सब लोगों को जा रहा है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस मुझे आया था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सरप्राइज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बार बार सॉल्व किए थे। इसलिए आपको वो मिस नहीं करनी है, कौन सी भी टेस्ट मिस नहीं करनी है। ओके। अच्छा, जब हम प्रिपरेशन फेज में थे आप, तो आपका स्टडी रूटीन कैसा था और आप टाइम मैनेजमेंट कैसे किया करती थी? जून तक तो इंटर्नशिप थी मेरी, तो इंटर्नशिप को संभाल के और दोनों मतलब पढ़ाई भी करनी थी और इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी थी, तो उसका पहले मैनेजमेंट करना पड़ना पड़ता था मुझे। हमारा कॉलेज लास्ट के 6 मंथ्स तो मैं क्या कॉलेज में थे, तो कॉलेज में वैसा कुछ लोड नहीं रहता था। एक दो डिपार्टमेंट छोड़ दिए तो बाकी डिपार्टमेंट तो 1 बजे तक हम फ्री हो जाते। तो 10 बजे से 1 बजे तक मैं ऐसा सोच के रखती थी कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलेगा और बाकी का टाइम मुझे फुल यूटिलाइज करना है, कि मुझे उस टाइम पढ़ाई करनी है। तो मैं सुबह उठती थी तो थोड़ा बहुत तो हो जाता था पढ़ाई। 7 बजे भी, फिर 7 बजे से 9 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी। फिर 10 बजे तक कॉलेज जाना होता था इंटर्नशिप के लिए। फिर 1 बजे से फ्री होके 2 बजे तक रूम पे वापस आके खाना वगैरह खा के 2 बजे तक फ्री हो जाती थी। तो 2 से 5 बजे तक का टाइम मिल जाता था। फिर 1 घंटा ब्रेक लेके थोड़ा सा सोना वीना होके फिर संहिता को लेके बैठती थी, क्योंकि वो फ्रेश टाइम रहता था। तो मैं 5 से 8 बजे तक तो संहिता की पढ़ाई करती, ऑडियो सुनती वगैरह। फिर रात को एमआरआई का रैंडम नोट्स का डिस्कशन रहता था। हम लोग फ्रेंड्स थे, ग्रुप हम लोग 4-5 लड़कियों का ग्रुप था, तो हम रात को रोज रैंडम नोट्स ही डिस्कस करते थे। कभी रैंडम करते, कभी मिक्स नोट्स डिस्कस करते, एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर्स करते। नहीं तो हमारी तद्वित संभाषा होती है ना अपने आयुर्वेद में, वैसा ही डिस्कशन रहता कि नहीं, मैं एक पॉइंट बताऊंगी तो दूसरी उसका आगे का कुछ बताएगी, फिर उसके आगे का कुछ बताएगी। ऐसे करते करते हमारा 2-3 घंटे इजी से निकल जाता था। और फिर सेटिस्फेक्शन लगता था कि नहीं भाई, आ रहा है, याद आ रहा है, हम याद करना भी इम्पोर्टेंट रहता था। तो रात में हम सब मतलब डिस्कशन हो जाने के बाद थोड़ा रिकॉल करके करते अपने अपने बैठते थे, और बाद में सब क्वेश्चन सॉल्व करके, रात में क्वेश्चन सॉल्व करके मैं सो जाती थी, और फिर सुबह उठ के भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मिसलेनियस के ही। ओके। अच्छा डॉक्टर पद्मा, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उस वक्त हमें क्या स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखना चाहिए, या फिर अपने टेस्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बतानी चाहिए? पहले तो हमें ये फिक्स करना है कि हमें मॉक टेस्ट देनी ही है, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। क्योंकि मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स थे तो वो बोलते थे कि नहीं, मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा। और कॉन्फिडेंस आने के लिए मॉक टेस्ट होती है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें मॉक टेस्ट देने ही है। अगर आपकी पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है, तो भी देनी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमारे मतलब एग्जाम के पहले 2 दिन में आप सभी सिलेबस रिवाइज करोगे। ये तो नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेबस इतना है तो रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है, मॉक टेस्ट देना ही है। तो मैं जैसे ही सर मॉक टेस्ट डाल देते, 1-2 घंटे में मैं दे देती। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि मुझे कि क्यों इतनी जल्दी कर रही है, थोड़ी और रिवीजन रिवीजन करेगी तो और अच्छे मार्क्स आएंगे, थोड़ा टॉप 100 में भी तो आ सकती है तू।
और अब पढ़ाई कर ले, लेकिन मुझे नहीं होता था, मैं वेट ही नहीं कर पाती थी, मैं तुरंत दे देती मार्क्स। तो फिर मार्क्स 300 के आसपास आते थे। कभी मुझे टॉप 25 में मार्क्स आए नहीं, फिर भी मैं ऐसे थोड़ा टेंशन आता था कि नहीं यार, इतना पढ़ाई करती हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। फिर कंटिन्यूटी लग दी, मतलब नहीं मुझे देना है मॉक टेस्ट, मैंने दी। और सिलेबस का पूछे तो मैं सिलेबस मॉक टेस्ट के होने के बाद तुरंत फिर से, अरे नहीं मेरा ये क्वेश्चन चूक गया ना मॉक टेस्ट में, नहीं मेरे चरक सूत्रस्थान के क्वेश्चन थे तो मेरे चूक गए हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे उस जगह फोकस करना है, तो मैं तुरंत चरक सूत्रस्थान निकाल लेती और बैठ जाती कि हाँ नहीं, ये पॉइंट चुका है ना, तो मेरा याद है वीक है तो मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, मैं फिर से पढ़ती थी, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मैंने मलिंगा सेक्शन नाम का एक सेक्शन ऐड करके दिखा था, सर जैसे बोलते कि नहीं ये मलिंगा पॉइंट लग रहा है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैंने एक ऐड कर दिया था सेक्शन कि ये मलिंगा पॉइंट है, तो मैंने वहां पे ऐड करके रखा था, वो क्वेश्चन वहां पे ऐड कर देती और फिर बाद में सुबह देखती थी, शाम देखती थी, जब भी मुझे बोर हो जाता है ना तो मैंने बुक मार्क्स में रखती थी ना वो क्वेश्चन में, मतलब 2-3 दिन में दिन में 2-3 बार तो वो देखती ही देखती थी, क्योंकि मुझे वो बहुत कंफ्यूज कर देते कोई कोई क्वेश्चन होते हैं तो, मतलब वो अष्टांग हृदय के प्रकार हो, शायद तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग कुछ हो, वो बहुत कंफ्यूज होता था कि कभी कभी ये नहीं, ये सुश्रुत ने बताया या अष्टांग हृदय ने बताया, तो मैं उससे अलग अलग सेक्शन करके रखे थे, मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शन था, मलिंगा सेक्शन था, सुश्रुत सेक्शन था, चरक सेक्शन था, तो मैं एक एक सेक्शन के देखती थी क्वेश्चन। और इससे मेरे मॉक टेस्ट के बहुत ज्यादा, मॉक टेस्ट के भी अलग सेक्शन बना के रखा था मैंने बुक मार्क्स में क्योंकि उसके क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ रहते थे, तो जनरल नॉलेज का भी एक सेक्शन बना के रखा था, क्योंकि सर मॉक टेस्ट में डालते थे वो क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा नए लगते थे, तो वो मैं बुक मार्क्स से ही पढ़ लेती थी क्वेश्चंस, तो वहाँ सरप्राइज टेस्ट में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बच जाता था, और वैसे मैं मॉक टेस्ट में सबका मतलब सही था तो सब पढ़ लेती थी, मतलब मैं दिन का ऐसा मैनेजमेंट करती थी कि मॉक टेस्ट है ना अभी, तो मुझे चरक का भी कंप्लीट करना है, सुश्रुत का भी सिलेबस कंप्लीट करना है, और सब्जेक्ट हुए तो हुए ठीक है, नहीं हुए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे संहिता कंप्लीट करनी है, ये स्ट्रेटेजी रख के ही पढ़ाई करती थी। ओके, अच्छा, फाइनली आप हमारे जो AIPHD एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कुछ मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगी? उनके लिए तो अभी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों भी जरूरी है, सिर्फ हार्ड वर्क करते जाओ, ऐसे नहीं होता है कि आप दिन के 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और उसमें भी आप नींद में कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है, आपको नींद आ रही है तो सो जाएंगे, फिर फ्रेश माइंड से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि मतलब ये आज मैंने पढ़ा है, आप हम लोग एक टारगेट रखते हैं कि आज मुझे इतना कवर करना है और मैंने इतना कर लिया, वो सेटिस्फैक्टरी होता है, लेकिन आज मैंने इतना टारगेट रखा था और इतने में से उतना ही कर पा लिया, तो वो डिप्रेशन में जाता है, तो ऐसा मत कीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन में जाने से बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तकलीफ होती है, मतलब आप डिप्रेशन में जितना पढ़ोगे ना वो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि नहीं मुझे AIPGT निकालनी है, मुझे गवर्नमेंट की ही सीट चाहिए, मुझे क्लिनिकल की ही सीट चाहिए, ये अपने माइंड को बता दो और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, तो फिर आपको इजी लगेगा। मेरा बस एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एग्जाम के 2 महीने पहले छुट्टी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, मैं तो 3-4 बार रो चुकी हूँ कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझे गिव अप करना है, लेकिन मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मुझे संभाल लेती थी कि नहीं भाई तू कर सकती है, हो सकता है, वो मुझे कर सकती है, तो ऐसे फ्रेंड्स रखो कि जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके पास मतलब आपके हमेशा साथ रहते हैं, और एक बात बताना चाहूंगी कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि आपका दिमाग अलग है, उनका दिमाग अलग है, उनको एक टॉपिक पढ़ने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो आप वो टॉपिक 1 घंटे में कवर करते हो, तो डोंट कंपेयर विद देयर टाइम, आपका अपना टाइम डिसाइड करो कि आपको कब पढ़ना है, क्या करना है, उनसे के साथ नहीं, वो 10 घंटे बैठते हो तो मुझे भी 10 घंटे बैठना ही है, अब कितना भी टायर्ड हो फिर भी मुझे बैठना ही है, ऐसा मत करो, टायर्ड हो गए पावर नैप्स लो, पावर नैप्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं तो बहुत स्लीपी पर्सन हूँ, मुझे आधा घंटा भी स्लीप आज चाहिए ही चाहिए, मैं एवरी 2 आवरली 10 मिनट का पावर नैप लेती थी, 10 मिनट का अलार्म लगा के सो जाती थी, फिर 8 मिनट में ही उठ जाती थी, वो 2 मिनट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं अभी 2 मिनट में पहले उठी हूँ ना, तो मुझे अभी पढ़ना है, मैं तुरंत उठ के बैठ जाती थी।
वो 8 मिनट में मैं सोती थी कि नहीं, पता नहीं, 8 मिनट में भी मुझे रिकॉल होता रहता था कि नहीं भाई मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है। और एक पॉइंट पे ऐसा होता था, नहीं भाई ये गलत याद आ रहा है, तो मैं तुरंत उठ के देखती थी कि हाँ ये कैसा है, ये पॉइंट ऐसा, अरे हाँ इसका 8 पट प्रमाण था तो उसका 16 पट प्रमाण था, ये मैं गलत सोच रही थी। मतलब ये जब कब डेवलप होता है, जब आप सोते समय याद करते रहते हो और उठ के देखते हो ना कि नहीं नहीं ये अभी हो रहा है, याद आ रहा है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करते चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए तो आपको पढ़ना है, देर इज नो एनी चॉइस। कंटिन्यूअस बैठना है, पावर नैप लेना है, फ्री टाइम में थोड़ा पर मतलब टाइम पास नहीं करना है, लेकिन 1-2 मिनट तो आप अपने के लिए दे सकते हो, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, फ्रीली टाइम फ्रीली अभ्यास करो, इतना ही मेरे कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मोटिवेट किया, अपनी स्ट्रेटेजीज को शेयर किया। एंड आई एम प्रिटी श्योर हमारे जो पीछे एस्पिरेंट्स उनको बहुत मोटिवेशन मिला होगा और गाइडेंस मिला होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर पद्मजा कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ अपना टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, स्ट्रेटेजी शेयर किया। एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।